नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए शेयरों में कमाई के मौके और क्या रहे बाजार पर स्ट्रेटजी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत करते हैं आज के एक्सपर्ट का हमारे इस शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार को समझ लेते हैं। तो मंगलवार को भी बाजार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 65,600 के पार बंद हुआ। हमने देखा निफ्टी 83 अंक चढ़कर 19,440 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 116 अंक गिरकर 44,750 के करीब आज हुआ बंद। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि बाजार में तेजी को सपोर्ट कहां से मिल रहा है। हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखा तेजी का एक्शन, लेकिन तेजी का एक्शन बिल्कुल ठीक कल की तरह निफ्टी में था और बैंक निफ्टी ठीक कल की तरह आज भी रात दबाव में, यानी कि दो बड़े इंडेक्स अलग अलग दिशा में ट्रेड करते हुए दिखे। क्यों, आइए वो जानते समझते हैं, लेकिन उससे पहले तेजी बनी क्यों ये भी जानना जरूरी है। पहले 3 दिनों तक लगातार गिरावट दिखाने के बाद अमेरिकी बाजारों में कल दिखा उछाल। 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स बंद हुए, नैस्डैक फ्यूचर्स भी डे हाई पर, और रसेल 2000 अमेरिका का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 2 दिनों में 3% से ज़्यादा चढ़ गया। यानी कि अमेरिका में भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। ब्रोडर मार्केट का मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है। उसके दम पर भारतीय बाजारों ने आज 19,400 के आसपास शुरुआत की और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां खुले वहां से धीमे धीमे और बढ़त बनाते हुए दिखे। 19,500 के पार भी निकले, लाइफ हाई के बेहद करीब पहुंचे और बंद होते होते 19,450 के आसपास हरे निशान में 85 अंकों की तेजी के साथ कल भी 25 पॉइंट और आज 85 पॉइंट, यानी कि इस हफ्ते दोनों दिन निफ्टी रहा मजबूत। लेकिन बैंक निफ्टी उतना सौभाग्यशाली था नहीं। 45,000 के आसपास खुलने के बाद 45,200 के करीब पहुंचा जरूर, लेकिन वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो जबरदस्ती, स्पेशली आखिरी 1-1.5 घंटे में बैंक निफ्टी पर दबाव काफी नजर आया। बैंक निफ्टी 44,750 के आसपास डे लो पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। तो ये दोनों ही इंडेक्स अलग अलग दिशा में, हालांकि सेंसेक्स भी अच्छी मजबूती के साथ लगातार दूसरे दिन बंद हुआ ऊपर। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर और हीरो थे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। कल वहां पर दबाव था, लेकिन आज स्मॉल कैप शेयर 1.25% मजबूत, मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.1% की दमदार तेजी दिखाता हुआ नजर आया। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त सेक्शन है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी की बड़ी वजह यह है कि एक तो वैल्यूएशन अभी भी थोड़े सस्ते हैं और दूसरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स जमकर स्मॉल और मिड कैप शेयरों में पैसा लगा रहे हैं, उनके फंड में पैसा लगा रहे हैं। तो फंड्स को जाहिर सी बात है यही शेयर खरीदने होंगे। एक के बाद एक कई सेक्टर ऐसे हैं जो रोटेशन में आ रहे हैं और तेजी करते हुए दिख रहे हैं, उसका भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से एक बढ़िया एक्शन का दिन था, कम से कम निफ्टी और सेंसेक्स और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिहाज से देखे तो। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी अभी तक तेजी में अपना योगदान नहीं दे पा रहा है और थोड़ा ठंडा आपको नजर आएगा। और आइए अब जरा रुक कर लेते हैं आनंद राठी सिक्योरिटी से सिद्धार्थ सिडानी का। सिद्धार्थ, हफ्ते का दूसरा दिन और बाजार में तेजी बरकरार, क्या कहेंगे बाजार की इस चाल पर? गुड इवनिंग स्वाति। तेजी बरकरार है और हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा तेजी दिख रही। निफ्टी की अगर बात करूं तो एक रेंज के और एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि यहां से बहुत बड़ा उछाल दिख रहा है निफ्टी के लेवल्स में। हाँ, छोटा बड़ा करेक्शन जरूर आ सकता है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी मुझे लगता है कि स्पेशली स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। जैसे फंड बाइंग, अगर रिटेल HNI निवेशकों का बहुत ज्यादा ध्यान, और मैं मानता हूं कि यहाँ से भी वैल्यूएशन गेम काफी रिलेटिवली सस्ता है कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप स्पेस पे काफी अच्छा एक उछाल रह सकता है, स्मॉल कैप स्लैश मिड कैप पे। और कुछ एक सेक्टर्स पे जरूर फोकस करें, जैसे कि ऑटोमोबाइल इत्यादि सेक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं यहाँ से आने वाले समय के लिए। बिल्कुल, तो रही राय बाजार पर सिद्धार्थ की। आइए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक उनसे रेकमेंडेशंस भी ले लेते हैं। सिद्धार्थ, पोजिशनल व्यू किसी को यहां से रखना हो, महीना 2 महीना का अगर नजरिया कोई रख रहा है, तो कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे आज?
देखिए स्वाति, महीने 2 महीने के लिहाज से अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो एक एफएमसीजी की कंपनी काफी बेहतरीन लग रही है, वो है डाबर। डाबर जिसका क्लोजिंग 578 के करीब देखा गया। स्टॉप लॉस आपको रखना है 565 का, और टारगेट आपको रखना है 598 का। डाबर पे खरीदारी की राय। एफएमसीजी स्पेस की दिग्गज आयुर्वेदिक ब्रांड प्रोडक्ट्स इनके पास। एफएमसीजी जूस सेगमेंट में रियल जूस इनकी ब्रांड है। मैं मानता हूं कि जो कमोडिटी के प्राइसेस जो गिरे हैं ये इनके लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ रूरल ग्रोथ और डिमांड भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आज अगर मॉनसून की बात करूं तो वाइड स्प्रेड है पूरे भारतवर्ष में, जिसके कारण मैं मानता हूं कि एक रूरल डिमांड जरूर आएगा डाबर के लिए। सेल्स डबलिंग सेल्स हो सकता है। एफएनबी साइड में 4,000 करोड़ की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट आने वाले 5 सालों में। और जो बादशाह मसाला जो ब्रांड इन्होंने एक्वायर किया था, ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है इनके लिए। 290 बेसिस पॉइंट के इंप्रूवमेंट ऑफ ग्रॉस मार्जिन आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 2 सालों में। डाबर पे खरीदारी की राय। टारगेट आपको रखना है 598 का, स्टॉप लॉस आप रखें 565 का। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक हॉस्पिटैलिटी की कंपनी, होटल्स की बिजनेस में लेमन ट्री पे मेरी खरीदारी की राय। टारगेट आपको रखना है 110 रुपए का, 110 का। ब्रांड्स कई है, लेमन ट्री ही एक ब्रांड है, ओरिका होटल्स भी इनकी एक वन ऑफ द अच्छी ब्रांड है जो कई सारे शहरों में पाई जाती है। FY23 इनका बेस्ट ऑफ द ईयर देखा गया, जहां पे आय 40% से ज्यादा, मुनाफा 400% से ज्यादा देखा गया, और एवरेज रूम रेट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग 29% से ग्रोथ देखा। ऑक्यूपेंसी रेट 73% के करीब देख रहे हैं। ये साल में यानी FY24 में मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 20% नेट मार्जिन हो सकते हैं, 50% प्लस ओवर 20% का रेवेन्यू ग्रोथ, 50% के नेट मार्जिन के करीब हो सकते हैं। 60 रूम्स के नए होटल आ रहे हैं राजस्थान में। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से लेमन ट्री पे खरीदारी की राय। 110 का टारगेट लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए लेमन ट्री होटल्स में खरीदारी की राय रख रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। आइए अब दर्शकों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सूरत से पंकज कौशिक से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास पीएनबी है 10,000 शेयर 53 के भाव से, और मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको कब तक होल्ड करें, मेरे को कहाँ तक रखना चाहिए इसको? अभी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे पास हाँ पीएनबी है 53 शेयर 53। ओके, पीएनबी में अच्छे मुनाफे पर है ये। क्वांटिटी हालांकि इनकी काफी ज्यादा है, तो पहले पीएनबी पर चर्चा कर लेते हैं। सिद्धार्थ, क्या लगता है पीएनबी पर फिलहाल इन्हें मुनाफा तो है, पर आगे की स्ट्रैटेजी क्या? देखिए पंकज जी, थोड़ा सा मुनाफा बांध लेना चाहिए। पीएसयू स्पेस में हालांकि उछाल अच्छा है, बट इसी उछाल का फायदा लेते हुए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें, वो बेहतर है। आपके पास क्वांटिटी भी अच्छी है। यही सेम समूह में अगर यही स्पेस में पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आपको रहना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे इस पे बुकिंग करके थोड़ा बहुत आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप पोजीशंस बना सकते हैं। मुझे लगता है कि 650 के लंबे समय के टारगेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी काफी बेहतरीन विकल्प है पीएसयू बैंक में। ओके, तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान पाली से दानाराम लोहार हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? IEX है, वो मैंने 267 के भाव से खरीदे हुए हैं। अभी मुझे लॉस हो रहा है। ओके, 123 के भाव से चल रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे? बने रहना चाहिए या उससे निकल जाना चाहिए? नुकसान IEX पर, भाव काफी नीचे आ गए हैं इनकी खरीद से। सिद्धार्थ, क्या करें IEX पर? देखिए धनाराम जी, भी नुकसान तो आपको काफी स्ट्रांग है, बट बिजनेस के फंडामेंटल देखते हुए मुझे लगता है कि इनकी जो मोनोपोली स्ट्रेंथ थी, इस हिसाब से 2 साल 3 साल पहले की जो बातें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं कम होती दिख रही है, इरोड होती दिख रही है। इसी के कारण स्टॉक में गिरावट आप देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसमें या अभी निकल जाए या थोड़ा उछाल पे निकल जाए, निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये नुकसान को बांधना पड़ेगा आपको। और अगर आपको इस नुकसान की भरपाई करनी हो तो लेमन ट्री एक अच्छा विकल्प बन सकता है। यहाँ से होटल का बिजनेस है, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है,
काफी अच्छा मिड साइज होटल में, काफी बड़ी ब्रांड है, तो लेमन ट्री 110 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर ले और इससे निकलने की सलाह, चाहे आप आज निकले या चाहे आप थोड़े उछाल पे निकले, ये आपका कॉल है, बट मैं मानता हूं कि फंडामेंटल्स डिटोरिएट हुए हैं। आईएक्स में बने रहने की सलाह। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। This is the first silo. The second silo will relate to GOM's recommendations, discussion, and the outcome. So that will be the second. That will have a few GOMs, not just one, so I can elaborate on each one of them a bit later. And the third is to reassure and also to give data on how many states have given us AG certified accounts for compensation dues which are pending for several months, not at our end, but waiting the AG certificate. So largely today's GST Council meeting had outcomes on rate-related matters on goods, rate-related matters on services, and on GOMs, and finally on this. So I'll just very quickly tell you, on 4 items, rates have been brought down. They relate to uncooked, unfried, extruded snack pellets, by whatever name that you would call them. So rate has been brought down from 18% to 5%. Then similarly on fish, soluble paste, again from 18 to 5%. And then imitation zari threads or yarn known by any name in trade parlance, even that has come down from 12 to 5. And LD slag to be at par with blast furnace slag and fly ash. So LD slag has come down from 18 to 5%. So there are 4 items on which the rates have come down. 3 received exemptions. So they are cancer-related drugs, rare medicines for rare diseases, and food products for special medical purposes. These are 3 items on which exemptions have been provided. Then on 5 items, we have regularized for those earlier periods in which some people paid, some did not pay, because there were duality of rates or classification confusion or issues related to classification, and as a result, some people pay, some people don't. There's a lot of confusion about it. So there, the council has taken a call on 5 such instances, therefore 5 such items, that it shall regularize it, meaning those who have paid it have paid it, those who have not paid it will not go to recover from them. So such regularization has happened in 5 different items. For example, the first example that I like to give you, which had a clarification on regularization, is on the taxability issue of trauma spine arthroplasty implants. There was a confusion about it. Now we've regularized, and that period to which it pertains is 18 July 2022. And to regularize it to that period on an assess basis is what has happened. So for example, this is one item I can tell you. There's one more item as an example I can give you, is on raw cotton, including Kala cotton, from agriculturists to cooperatives. So that has been, we've issued a regularization on that, clarifying that it is taxable, and its regulation for the past period we have regularized it. It's a taxable item, but earlier if there's been confusion because of classification related items or definition or confusion, we are regularizing that period. We are not going to recover from them. So such regularization with clarification has been issued for
5 different item heads. On one particular item, we have expanded the scope of taxation, and this is a topic in which I remember, at least in 2 or 3 different council meetings, particularly the Deputy Chief Minister of Haryana had spoken about. It is on the SUV vehicles. And on that too, we have expanded. The details is given as to which are those vehicles which are getting covered. I'll give you the details a bit further, but there's also this issue that there was a request that 20% taxation and 22% taxation be rationalized, so everything get merged and be taxed at 22%. We have not gone with that recommendation because if you do, then sedan also gets included into it, and 2 states specifically had objected for including sedans. Punjab and Tamil Nadu did not want sedans to be included under that, so that has gone through that way. We've expanded the scope, but not to such an extent that sedans get included. But the details will be part of our press release, so you'll know about it. Then there were also technical changes which had happened, essentially because we wanted the GST to be in alignment with the new trade policy, which has been issued by the Commerce Ministry. On the compensation cess, particularly on items like chewing tobacco, there is some clarification issued. तो जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद अहम फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में 20-25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो देखते हैं आज किस तरह का ट्रेड अमेरिकी बाजारों से मिलता है। वैसे कोई बहुत बड़े आंकड़े और बड़े एक्शन की उम्मीद तो नहीं है अमेरिकी बाजारों से, और जो अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं वो भी कल रात आएंगे, जिसका असर परसों सुबह वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी गुरुवार सुबह परसों पड़ेगा हमारे बाजारों पर। लेकिन उससे पहले आज रात का एक्शन और कल सुबह के डाउ फ्यूचर्स पर नजर रहेगी, वहाँ से कुछ संकेत लेने की हम कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन कल के आज के सेशन में जो एक अच्छी राहत की बात ये थी कि लोकल फंड्स ने अपना बिकवाली से हाथ रोका है। एफआईज भी 2-3 दिनों से जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, थोड़ा उन्होंने भी अपना प्रेशर कम किया है। उसका फ़ायदा आज तो मिल गया और उम्मीद करते हैं कि कल भी मिलना चाहिए, क्योंकि आज के डेटा देखना इंटरेस्टिंग होगा और जो स्क्रीन है उसको देखकर लगता है कि एफआईज की तरफ से आंकड़े खरीदारी के ही आते हुए दिखेंगे। अब जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए कल के लिए वो है 19,300, 19,350। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 19,500, 550 की रेंज है जो हल्की फुल्की रुकावट की पार करके निकलेंगे तो फिर खुले नीले आकाश में बढ़िया तेजी बनाएंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नज़दीक बंद हुए हैं जो कि 44,700, 750 की रेंज का है, वहीं पर हम बंद हुए हैं। अब अगला बड़ा सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए है वो है 44,400 से लेकर 44,525। इस 125 पॉइंट की रेंज पर करिए फोकस। ये है मजबूत सपोर्ट। ऊपर की तरफ 45,175, 45,325, ये 45,300, ये 125 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर आपको रुकावट, प्रॉफिट बुकिंग, बिक वाली सब कुछ आती हुई दिखेगी। तो देखते हैं कल का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। शुरुआत ग्लोबल संकेतों के दम पर करेंगे, उसके बाद हमारे अपने संकेतों के दम पर आगे बढ़ेंगे। आइए एक और दर्शक से बात करते हैं। इस वक्त पंजाब बठिंडा से हमारे साथ प्रवीण गौतम साहब है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है, क्या सवाल पूछेंगे? मैम मेरे पास एमआरएफ के 4 शेयर हैं जी। उसके बारे में जानना है कि प्राइस में नियर अबाउट 1 लाख से लिए हैं मैंने, 1 लाख से में। अच्छा, ठीक है। एक मैम पावर ग्रिड के शेयर हैं मेरे के पास, 200 शेयर हैं, 263 की प्राइस बाइंग है जी। और एक मैम पीसीबीएल के हैं, 1000 शेयर हैं, 161 की बाइंग है। ठीक है, इनके बारे में जानना है मेरे को। तीनों पर कब तक का व्यू है प्रवीण जी? मैम कब तक रखना चाह रहे हैं आप? मैम सितंबर तक, सितंबर 2023 तक। सितंबर तक का व्यू, बहुत ही शॉर्ट व्यू लेकर एमआरएफ, पावर ग्रिड और पीसीबीएल में इन्होंने पैसे लगाए हैं। एक एक करके सिद्धार्थ आपसे आपके व्यू जानेंगे।
प्रवीण जी, एमआरएफ में तो आपको बने रहना चाहिए। पीसीबीएल, फिलिप कार्बन ब्लैक, ये भी अच्छी कंपनी है, बने रह सकते हैं। मार्जिन कैसे आते हैं देखेंगे। और तीसरी कौन सी कंपनी थी स्वाति? स्वाति, तीसरी कंपनी कौन सी थी? पीसीबीएल और पावर ग्रिड सिद्धार्थ। देखिए, पावर ग्रिड पे मेरा उतना कोई खास कॉन्फिडेंस है नहीं। आप पावर ग्रिड के बजाय मैं यही कहूंगा कि आप स्विच कर जाए, टाटा पावर पे आ जाए। शॉर्ट टर्म में टाटा पावर पे एक जरूर पोजीशन बन सकती है, तो पावर ग्रिड को आप स्विच करके टाटा पावर पे आ सकते हैं। ओके, रही राय आपके स्टॉक्स पर। आइए अब कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। नमस्कार राजेश जी, बताइए कल की बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं आपको? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज भी मार्केट में अगर हम देखें तो निफ्टी में थ्रू आउट द सेशन में एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी और निफ्टी कंफर्टेबली 19,400 के लेवल को होल्ड आउट करते हुए दिखा। अगर हम डेटा भी देखें तो 19,400 की स्ट्राइक में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी, जो क्लियरली दिखाता है कि यहाँ से फर्दर हमें कल के सेशन में भी एक अप मूव यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हमें 19,450 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 66 के आसपास। हम इस कॉल ऑप्शन के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 105 से 110 तक के। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 35 रुपीज के आसपास। तो हमें लगता है निफ्टी का ये मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा, 19,500 550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। आज के सेशन में देखें तो काफी फार्मा स्टॉक्स में वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। उसमें हमें लगता है लुपिन को कल के सेशन के लिए फोकस में रखा जा सकता है, वहां पे हमारी बाय करने की सलाह है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लुपिन में कल के सेशन में 945 950 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 900 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। धन्यवाद करेंगे राजेश जी आपकी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी की सलाह क्या रहेगी आपकी सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों का नजरिया अगर रखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवल, इस पे खरीदारी की राय। क्लोजिंग 925 के करीब का है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 920 का और टारगेट रख सकते हैं 935 का। ये टेक्निकल व्यू है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। वन ऑफ द लीडिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस की कंपनी है भारत में। DIGO इसका ग्लोबल लीडर है जो इसका ओन करता है। तो मैकडॉवल, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की राय 935 के टारगेट के लिए। जी, तो ये रही इंट्राडे कॉल यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।